हसरागंज नाम का एक गांव था, जहां लखन नाम का आदमी हर साल बच्चों के लिए सुरसुरी और बम बनाकर दिवाली के समय बेचा करता था। लखन अपनी पत्नी दीपा और बेटे अनूप के साथ रहता था। एक दिन रात के समय अनूप अपने पिता के पास कहता है, पापा, मैंने आसमान में एक आकृति को उड़ते हुए देखा। उसमें से अजीब सी रोशनी आ रही थी। बेटा, तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं पापा, मैंने सही में एक गोल आकृति को देखा जिसमें से रोशनी आ रही थी। दीपा, दीपा, कहाँ हो? आई बाबा, आई। दीपा घर के बाहर सूखे कपड़े उतार रही थी। वो कपड़े छोड़कर लखन के बुलाने पर अंदर आ जाती है। क्या हुआ जी? तुम्हारा लड़का लगता है कि आजकल स्कूल में कुछ अलग ही पढ़ाई कर रहा है। रात को इसे आसमान में बड़ी सी चिड़िया दिखाई दे रही है, वो भी रोशनी वाली। जाने दीजिए, दिवाली आने वाली है। आपके पटाखे अब बिकने भी शुरू हो जाएंगे। ये तो बच्चा है, इसे कुछ वहम हो गया होगा। मुझे कुछ वहम नहीं हुआ है। सुन, जब दिवाली आने वाली है और जल्दी ही पूरा गांव मुझसे ही पटाखे खरीदेगा, तो तुम कल मेरे साथ चलना, ठीक है? अनूप खुश हो जाता है, मगर दूसरी ओर जमींदारनी अपने चेले नील को कहती है, नील, मैं इस दिवाली गांव में पटाखों का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। कर दीजिए जमींदारनी जी, मगर आपका व्यापार चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? मुझे तुम क्या ऐसे ही समझ रहे हो? पटाखे मैं शहर से मंगवा रही हूँ। आप चाहे पटाखे शहर से मंगवाएं या फिर चांद से, पूरा गांव पटाखे सिर्फ लखन से ही खरीदता है। अगर ऐसा है तो मुझे उसे इस व्यापार से हटाना होगा। दिवाली आए भी नहीं और लोग उसके यहाँ से पटाखे खरीद कर फोड़ने भी लगे हैं। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। ठीक है, तो मैं उसकी दुकान को दिवाली से पहले ही जला दूंगी। और रात के समय हसरागंज के जंगल में आसमान से एक एलियन विमान उतरता है, जिसमें से एक एलियन बाहर निकलता है और हसरागंज में घूमने लगता है। वो घूम ही रहा था कि उसके पैर के पास एक पटाखा फूटता है, जिससे वो डर जाता है। अरे मोरी मैया, कौन ने ये पटाखा फोड़ दियो मेरे पैरों पर? एलियन वहाँ से भागकर जंगल में छिप जाता है। 4 दिन बाद ही दिवाली थी। लखन अपनी पटाखों की दुकान बंद करके घर चला जाता है और जमींदारनी नील के साथ उसकी दुकान के बाहर आ जाती है। जमींदारनी जी, हम ये लखन के पटाखों की दुकान में आग कैसे लगाएंगे? हमने तो तेल भी नहीं लाया। अरे बेवकूफ, ये पटाखों की दुकान है। एक माचिस की तीली इस दुकान को पटाखों की तरह फोड़ देगी। जमींदारनी माचिस जलाकर लखन की दुकान में एक छोटे से छेद में डाल देती है, जिससे उसकी दुकान में आग लग जाती है और उसकी दुकान तहस नहस हो जाती है। अगले दिन लखन अनूप को लेकर दुकान आ रहा था। जैसे ही वो अपनी दुकान के पास आता है तो देखता है कि उसकी पटाखों की दुकान के चिथड़े उड़ चुके हैं। मेरी दुकान किसने किया ये? दूसरी ओर जमींदारनी अपनी पटाखों की दुकान खोल देती है और गांव के लोग दिवाली के लिए अब जमींदारनी से पटाखे खरीदने लगते हैं। लखन निराश होकर अनूप को घर ले जाता है। घर आते ही लखन की पत्नी दीपा लखन से पूछती है, क्या हुआ जी, आप वापस क्यों आ गए और इतने निराश क्यों लग रहे हैं? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया दीपा। किसी ने हमारी पटाखों की दुकान में आग लगा दी। क्या? ऐसा कौन कर सकता है? आपकी 1 साल की मेहनत किसी ने यूं ही जला दी। अनूप भी निराश हो जाता है। उसे निराश देखकर लखन अनूप से कहता है, अनूप बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों निराश हो रहे हो? पापा है ना, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुम जाओ, जाकर बाहर खेल कर आओ, जाओ। अनूप बाहर घूमने चला जाता है। अनूप घूमते घूमते हसरागंज के जंगल में पहुंचता है, जहां उसे एलियन दिखाई देता है। एलियन उसे देखकर कहता है, अरे ओ, इधर आइयो। ये कैसा गोला है ससुर, जहाँ देखो धमाके किए जा रहे हैं। ऐसा स्वागत कर रहे हो क्या तुम लोग एलियन का? एलियन जी, वो छोटे छोटे पटाखे हैं जो हम दिवाली के समय बड़े और बच्चे दोनों खुशी से फोड़ते हैं। अच्छा, इसे छोटे मोटे पटाखे कहते हो तुम लोग? हमें सिखाओ, कैसे बनाते हैं ये छोटा मोटा पटाखा? एलियन जी, मेरे पिताजी को बहुत अच्छे से आता है पटाखे बनाना,
मगर आज ही किसी ने हमारी दुकान को आग लगा दी। मगर मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाता हूँ, चलिए मेरे साथ। अनूप एलियन को अपने घर ले जाता है। जैसे ही एलियन घर में घुसता है, दीपा उसे देखकर डर जाती है। हरे से कौन हो तुम? अनूप, दूर हटो इससे। पिताजी, ये एलियन है, मेरा दोस्त। मैंने आपको कहा था ना, मुझे उस रात आसमान में कुछ दिखाई दिया था, ये उसमें से ही आया है। अरे डर क्यों रहे हो तुम लोग ऐसे, जैसे पहली बार एलियन को देखा हो। पहली बार देख रहे होगे तुम सब। देखो, ऐसा है कि कर सकते हैं कुछ मदद तुम्हारी, वो मदद करके हम चलेंगे अपनी एलियन फटफटिया पर, अपने ग्रह को। लखन एलियन को पटाखे कैसे बनाते हैं ये बताता है। सुरसुरी से लेकर रस्सी बम और रॉकेट बम तक लखन एलियन को सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर एलियन लखन से कहता है, ये तो बड़ा ही आसान लग रहा है। ठीक है, चलो हमारे संग बाहर चलो, घर के आंगन में। लखन, दीपा और अनूप एलियन के साथ घर के बाहर जाते हैं, जहां एलियन अपना हाथ ऊपर करता है और तेज बिजली गिरती है और अचानक से एक मशीन वहां आ जाती है। अरे लो भैया, ये है एलियन बम मशीन। इसमें तुमका पत्थर ठोकना है इधर, और ये तुम्हारे वास्ते बम बना के ठा ठा निकाल देगी। क्या मैं ऐसा करके देखूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अनूप, एक पत्थर लेकर आ बेटा। अनूप पत्थर उठाकर अपने पिताजी को देता है। लखन पत्थर को मशीन में डालते हैं और मशीन से एक रॉकेट बम निकलता है, एलियन रॉकेट बम। ये तो बड़ा ही अजीब किस्म का बम है। ये जो मशीन है, ये एलियन बम बनाकर देती है ससुर। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, और मैं चला। एलियन वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन रात के समय लखन ठेले पर ही बहुत सारे एलियन बम बेचने लगता है। एक बच्चा आता है। अंकल जी, ये एलियन जैसा दिखने वाला रॉकेट ऊपर उड़कर फटेगा ना? बिल्कुल बेटा, जलाकर देख लो। बच्चा उस एलियन रॉकेट बम को जलाता है, जो आसमान में जाकर फटता है। देखते ही देखते दिवाली आ जाती है और पूरे गांव वाले सिर्फ लखन से ही बम खरीदते हैं। ये देखकर नील जमींदारनी के पास जाता है। आओ आओ नील, तो कैसी चल रही है मेरी पटाखों की दुकान? बहुत मंदी में चल रही है जमींदारनी जी। ये लखन गांव में एलियन बम बेच रहा है, जो बड़े जोर से फटते हैं और उसकी आग से किसी को नुकसान भी नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसकी दुकान जला दी थी। गांव में ये खबर फैल रही है कि वो बम किसी मशीन से बना रहा है, जो उसे किसी एलियन ने दी है। ये पक्की बात है? ये तो हमें उस एलियन बम बनाने वाले मशीन को देखकर ही पता चलेगा। एक बार फिर जमींदारनी और नील लखन की दुकान के पास जाते हैं। रात हो जाती है और लखन की मशीन उसकी दुकान में ही रहती है। जमींदारनी और नील देखते हैं कि लखन के पास बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। वो दोनों लखन को एलियन बम बनाते हुए देख लेते हैं। अरे, ये तो सच में किसी जादुई मशीन से बम बना रहा है। पत्थर डालकर बम निकाल रहा है। नहीं नहीं, एलियन बम निकाल रहा है। इसके जाते ही हम ये मशीन उठाकर मेरे घर ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद लखन अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल जाता है और जमींदारनी और नील मशीन को उठाकर जमींदारनी के घर ले जाने लगते हैं। जाते समय बीच में वो मशीन जमींदारनी के हाथ से छूट जाती है और नीचे गिरकर चालू हो जाती है। जमींदारनी जी, ये क्या? आपने इसे गिरा दिया और ये अपने आप चल रही है। इसे बंद कैसे करते हैं? इसमें कोई बटन तो होगा जिसे दबाने से शायद ये बंद हो जाए। ढूंढो, शायद मिल जाए। जैसे ही नील उस बटन को दबाता है, वैसे ही मशीन जमींदारनी और नील को अपने अंदर खींच लेती है और वो मशीन जमींदारनी और नील को भी रॉकेट बम बना देती है। अगली सुबह लखन अनूप को लेकर दुकान आता है और मशीन को दुकान में नहीं पाता। लखन और अनूप मशीन को ढूंढने लगते हैं। अनूप ढूंढते ढूंढते मशीन को रास्ते में देख लेता है और देखता है कि वहाँ 2 रॉकेट बम पड़े हैं। जमींदारनी और नील के वो दोनों रॉकेट बम उठाता है और अपने पिताजी को मशीन मिल जाने की खबर देता है।
ये मशीन यहाँ कैसे आई? और तुम्हारे पास एलियन के अलावा जमींदारनी और उसके नौकर की आकृति के रॉकेट बम कैसे आए? कमाल है। छोड़ो, मशीन लेकर दुकान पर चलते हैं। लखन मशीन को लेकर दुकान चला जाता है। रात हो जाती है और दिवाली के दिन अनूप जमींदारनी और नील की आकृति वाले रॉकेट को भी जलाता है। जैसे ही वो बम जलता है वो आसमान में जाकर फटते हैं और जादुई तरीके से जमींदारनी और नील जमींदारनी के घर में प्रकट हो जाते हैं। बाबा, मैं तो डर ही गई थी। आगे से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। और मैं भी। हिम्मतपुर नाम का गांव था, जहां पर सुयश नाम का आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहा करता था, मगर वो दोनों अपने पिताजी के साथ रहते थे। एक दिन सुयश अपनी पत्नी से कहता है, रेखा, आजकल गांव की सड़कें पक्की होती जा रही हैं। मुझे लगता है कि हमें पिताजी से बात करके गांव में बस का व्यापार शुरू करना चाहिए। सोचो भी मत, पिताजी सीधा आपको मना कर देंगे। पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की और बस घर पर बैठे रहते हो। अरे तो मैं क्या करूं? मेरा पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता। मगर सोचो, अगर हम अभी बस का व्यापार शुरू कर देंगे तो आगे चलकर हमें बहुत फायदा होगा। जब सुयश और उसकी पत्नी रेखा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुयश के पिताजी उनकी बातें सुनकर अंदर आते हैं और सुयश से कहते हैं, चुप रहो एकदम। जब देखो घर में कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें लेकर आ जाते हो। मगर पिताजी, गांव में सरकार बहुत अच्छी सड़कें बना रही है। हमें इसका फायदा उठाकर अपना खुद का बस का व्यापार शुरू करना चाहिए। नहीं मतलब नहीं। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हें घर बैठा कर खिला रहा हूं तो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? पिताजी, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये कहकर सुयश गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद फिर एक बार सुयश और उसकी पत्नी घर पर बातें कर रहे थे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सोने की चेन। सोने की चेन? मुझे यही चाहिए थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पतिदेव। मगर आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि पिताजी तो सिर्फ खाने के लिए ही पैसे देते हैं। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे, उसी समय सुयश के पिताजी गुस्से में उनके कमरे में आ जाते हैं। सुयश! हाँ पिताजी, क्या हुआ? कोई दिक्कत? वाह, जरा देखो तो, बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत ही मासूम हो। बता, मेरे पैसे कहाँ हैं? अलमारी से मेरे बहुत सारे पैसे गायब हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर ये सवाल आप सुयश जी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है इन्होंने आपके पैसे चुराए हैं? हाँ बिल्कुल, इसी ने पक्का मेरे पैसे चुराए हैं। नहीं तो ये सोने की चेन कहाँ से लेकर आया? पिताजी, ये चेन मैंने अपनी बाइक बेचकर ली है। मैंने कोई पैसों की चोरी नहीं की है। चोरों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाओ। सुयश और रेखा बिना कुछ बोले घर छोड़कर निकल जाते हैं और सुयश अपने दोस्त विनोद के पास चला जाता है। सुयश विनोद को सारी बातें बताता है। भाई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तेरे पिताजी तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। अच्छा हुआ उन्होंने तुझे निकाल दिया। अब तुझे जिंदगी का असली खेल समझ में आएगा। मगर अब तू करेगा क्या? यार, मेरे पास एक योजना है, मगर मेरे पास उसे करने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे तो बता भाई, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर आइडिया अच्छा लगा तो शायद मैं तेरे व्यापार में निवेश कर दूं। सुयश विनोद को अपने बस के व्यापार के बारे में बताता है, जिसे सुनकर विनोद कहता है, हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ये व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, फिर मैं तेरे व्यापार में निवेश करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। विनोद सुयश के इस नए बस के व्यापार में निवेश करता है और कुछ ही दिनों बाद सुयश एक बस खरीदकर हिम्मतपुर ले आता है और गांव में बस चलाना शुरू कर देता है। गांव के लोग सुयश की बस में बैठने लगते हैं। देखते ही देखते सुयश 3 और बसें खरीद लेता है। बहुत बढ़िया सुयश, मुझे पता था कि तुम जरूर सफल होगे। धन्यवाद विनोद।
अगर तुम ना होते तो शायद मेरे लिए यह मुमकिन नहीं होता। मैं तुम्हारा दोस्त हूं यार, ये करना मेरा फर्ज था। मगर मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। कैसी चेतावनी विनोद? जब मैं शेषपुर से हिम्मतपुर आ रहा था तब मैंने राहुल रिक्शे वाले को दूसरे रिक्शे वाले से बात करते हुए सुना। अरे, जब से ये सुयश की बस गांव में आई है तब से हमारी रिक्शा में कोई बैठता ही नहीं है। बात तो सही कह रहे हो राहुल भाई, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं वहां से निकल गया, मैंने बस इतना ही सुना। ठीक है विनोद भाई, मैं ध्यान रखूंगा। सुयश अपने घर लौट जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब सुयश अपनी बस के पास आता है तो देखता है कि उसकी तीनों बसों को किसी ने आग लगा दी है। अरे, ये किसने किया? मेरी बस, मेरी बस! थोड़ी देर बाद विनोद भी वहां आ जाता है और सुयश से कहता है, मैंने कहा था कि ध्यान रखना सुयश, ये पक्का उस राहुल रिक्शे वाले का काम होगा। लोगों को दूसरे को स्वयं से पहले तरक्की करते देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मानता हूं विनोद भाई, मगर अब मैं क्या करूं? तुमने पैसे तो इतने कमा लिए हैं कि तुम एक और बस खरीद सकते हो। फिर क्या विनोद भाई, ये लोग फिर से उसे आग लगा देंगे। सुयश निराश होकर अपने घर अपने पिता के पास जाता है, जहां उसके पिता उसे देखकर कहते हैं, अरे बेटा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था मुझे। बेटा, तूने तो बहुत तरक्की कर ली। मैं हमेशा तुझे निकम्मा समझता रहा, मगर तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। वो पैसे भी तूने नहीं चुराए थे, वो तो कामगार हरीश ने चुराए थे। मुझे माफ कर देना बेटा, मगर तू इतना उदास क्यों है? सुयश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारी बातें अपने पिता को बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा, अब लगता है कि समय आ गया है कि मैं तुझे वो चीज दूं जो तेरे दादा तेरे लिए छोड़ गए थे। क्या पिताजी? दादाजी मेरे लिए क्या छोड़कर गए थे? सुयश के पिताजी अलमारी में से एक जादुई गुड़िया ला कर देते हैं, जिसके हाथों में रॉकेट बम होता है। ये लो, और एक नई बस खरीदो और इस गुड़िया को अपनी बस के सामने टांग देना। जैसे ही तुम इसे अपनी बस के सामने टांगोगे, तुम्हारी बस आम बस नहीं बल्कि रॉकेट बस में बदल जाएगी। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था कि जब तुम इसके काबिल हो जाओ तब मैं ये तुम्हें दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, अब वापस घर लौट आओ, बहू और तुम्हारी बहुत याद आती है। जी पिताजी। सुयश अपने पिता के साथ वापस रहने के लिए आ जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक बस खरीदता है और उसके सामने ये गुड़िया टांग देता है। जैसे ही वो गुड़िया टांगता है, वैसे ही बस एक रॉकेट बस में बदल जाती है। अरे, ये कैसे मुमकिन है? मेरे दादाजी के पास ये गुड़िया थी। ये गुड़िया किसी जादूगरनी ने उन्हें दी थी और ये तो सच में जादुई गुड़िया है। चलो फिर बस में बैठकर देखते हैं। विनोद और सुयश बस में बैठ जाते हैं और सुयश बस को चालू करता है। जैसे ही बस चालू होती है, बस के पीछे लगे रॉकेट से आग निकलनी शुरू हो जाती है और बस आसमान में उड़ने लगती है और कम समय में लंबी दूरी तय कर लेती है। गांव में सभी लोग बस को आसमान में उड़ते देख उसमें बैठने की चाहत करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में सुयश की रॉकेट बस का नाम हो जाता है। ये खबर राहुल रिक्शा वाले के पास भी पहुंचती है। पहले ये सुयश बस ले आया, उसे ठिकाने लगाया तो ये रॉकेट बस लेकर आ गया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल भाई, मैंने सुना है कि इस बस में कोई टंगी हुई गुड़िया है, वही इस बस को उड़ा रही है। अच्छा, सुबह सुबह कोई और नहीं मिला क्या बेवकूफ बनाने के लिए? मैं सच कह रहा हूँ राहुल भाई, आप खुद ही सोचो, इससे पहले तो बस उड़ भी नहीं सकती थी, तो अब कैसे उड़ रही है? बात तो तू सही कह रहा है। चल मेरे साथ, आज रात जाकर सब खत्म कर देंगे। ये उड़ने वाली बस को आग लगाकर इसका भी खेल खत्म कर देंगे। जैसे ही रात होती है, राहुल और उसका साथी सुयश की बस के लिए रुके हुए होते हैं। थोड़ी देर में
सुयश की बस उड़कर वापस अपनी दिन की आखिरी यात्रा करके आती है, जिसमें से एक आदमी बस से उतरकर सुयश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुयश कि तुम ये रॉकेट बस गांव में लेकर आए। अब इस गांव से दूसरे गांव जाना काफी आसान हो गया है। मेरी माँ की दवाई इस गांव में नहीं मिलती थी, वो सिर्फ दूसरे गांव में ही मिलती थी। इस बस की वजह से मैं दूसरे गांव कम पैसों में और वो भी जल्दी पहुंच जाता हूँ। आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो हम जाकर उस बस का कांच तोड़कर उसमें से जादुई गुड़िया को चुरा लेते हैं और अपनी रिक्शा में टांग लेंगे। क्या कहते हो? सही कह रहे हो राहुल भाई, मस्त आइडिया है। दोनों जाकर बस की खिड़की को तोड़ते हैं और उस गुड़िया को बाहर निकाल लेते हैं। मगर जैसे ही उसे राहुल बाहर निकालता है, वैसे ही राहुल और उसका दोस्त दोनों उसी गुड़िया में बदल जाते हैं। अगले दिन जब सुयश अपनी बस के पास आता है तो उसे बस के बाहर 3 गुड़िया मिलती हैं। अरे वाह, मेरे पास तो सिर्फ एक जादुई गुड़िया थी, मगर अब मेरे पास 3 गुड़िया हो गई। अब मैं 2 और बस खरीदूंगा और उन्हें भी रॉकेट बस बनाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा कर ले जाऊंगा। सुयश 2 बसें और खरीद लेता है। गांव में अब 3 रॉकेट बम बस हो चुकी थी। बाबूलाल नौकरी की तलाश में गांव से मुंबई शहर में आता है। वो नौकरी के लिए बहुत भटकता है, पर उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और दिन भर धूप में भटकने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सोचा था मुंबई आकर कुछ काम करूंगा, पर यहाँ तो आते ही मेरी तबीयत ही खराब हो गई है। लगता है शहर की हवा मुझे सूट ही नहीं कर रही है। अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चलता है कि सभी लोग बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। ये देखकर बाबूलाल के मन में एक विचार आता है। अच्छा तो ये बात है, क्यों ना मैं इन लोगों को खाना बना कर दूं, जिससे मुझे भी काम मिल जाएगा और इन लोगों को खाना। बाबूलाल डॉक्टर से अपने लिए दवाई लेता है और अपने घर आकर टिफिन सर्विस शुरू करने की तैयारी करता है। सबसे पहले जाकर वो किराने की दुकान से राशन खरीदता है। उसके बाद वो बर्तन वाले की दुकान से जाकर बहुत सारे टिफिन खरीदता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। अच्छे से खाना पकाऊंगा, तभी तो लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा और साथ ही मुझे सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बाबूलाल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाता है और लोगों के घर घर जाकर टिफिन देता है। सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए उसको और भी कई लोग टिफिन देने के लिए बोलते हैं। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी अच्छा चल रहा है। अब तो मन लगाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ज्यादा लोगों को टिफिन पहुंचा सकता हूँ। बाबूलाल बहुत मेहनत करता है, पर फिर भी वो ज्यादा लोगों तक टिफिन नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि एक तो वो अकेला ही सारा काम करता है, राशन लाना, खाना पकाना और टिफिन पहुंचाना। वो देखता है कि बहुत से लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन में लगे हुए हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सभी लोग ऑफिस के चक्कर में नाश्ता भी ठीक से करते होंगे। अगर इनको बस में जाते जाते नाश्ता मिल जाए तो ये लोग ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाएंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे। बाबूलाल एक बस रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। इसके लिए वो गांव से अपनी पत्नी और छोटे भाई को शहर बुलाता है और टिफिन सर्विस से कमाए पैसों से एक 2 मंजिला बस खरीदता है। अब मेरे इलाके में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं सभी लोगों को नाश्ता करवा कर ही ऑफिस भेजूंगा। चलो आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। शुभ काम में देरी क्यों करनी। अब बाबूलाल, उसकी पत्नी और भाई मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करते हैं। देखो मुझे गाड़ी चलानी तो आती ही है, इसीलिए मैं बस चलाऊंगा। मेरे हाथ का खाना एक बार कोई खाएगा तो दोबारा कहीं और खाना खाने जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, साफ साफ बोलो ना कि खाना तुम बनाओगी।
इतना घुमा फिराकर बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो ना खाना बनाना जानता हूँ और ना गाड़ी चलाना। मैं क्या काम करूँगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊंगा शहर। देखा, मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई जरूरी है कि तुम्हें बस चलाना और खाना बनाना आए? अगर तुम चाहो तो हमारे इस बस रेस्टोरेंट में हमारी मदद कर सकते हो। तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। और काम क्या रहेगा? दोनों काम के लिए आप दोनों तो हो ही ना। खाना देने वाला भी तो कोई चाहिए ना, और जिनको खाना दोगे उनसे पैसे लेने के लिए भी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी ना, या वो काम अपने आप ही हो जाएगा? ठीक है, फिर मैं वेटर और बस कंडक्टर का काम कर लूंगा। लो, ये हुई ना बात। अब तो नहीं कहोगे ना कि तुम्हारे शहर आने का कोई मतलब नहीं निकला? नहीं, अब नहीं कहूंगा। चलो आज एक डेमो लेकर देखते हैं। पर आज तो संडे है ना, आज कौन जाएगा ऑफिस? आज हम अपनी सभी चीजें बस में अच्छे से सेट कर देंगे ताकि कल हमें सुबह सुबह ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट का सारा सेटअप हमारे ऊपर वाली मंजिल पर करना चाहिए। जिसको खाना खाना होगा वो ऊपर आ जाएगा और खाने के बाद नीचे आ जाएगा, जिससे बाकी यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। किचन का पूरा सेटअप ऊपर ही कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो। तीनों मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सारे बर्तन और कुछ कुर्सियों के साथ कुछ मेज भी बस में रख दिए। ये लोग ऊपर वाले मंजिल पर सभी चीजें व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हुआ ना सेटअप। अब देखना, कल सुबह से ही हम लोग अपनी सर्विस शुरू कर देंगे। पर इसके लिए लोगों को हमारे बस रेस्टोरेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए। हमें एक बड़ा सा बोर्ड बस के आगे लगाना होगा। अब बाबूलाल दुकान से एक बड़ा सा बोर्ड बनवा कर लाता है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बाबू बस रेस्टोरेंट। वो उस बोर्ड को बस के आगे टांग देता है और अब सभी लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है पर कोई भी उनके बस रेस्टोरेंट में नहीं आता। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये क्या भैया, हमारी बस में तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें? करना क्या है? जाकर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब बाबूलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर भीड़ में बस का इंतजार करने से अच्छा है आप हमारी बस में बैठ जाइए। वहाँ आपको नाश्ता भी मिलेगा और आपको आपके ऑफिस भी पहुँचा देंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बस है जिसमें नाश्ता भी मिलने लगा है? बस रेस्टोरेंट है। आप चलिए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। वो आदमी अपने साथ अपने कई दोस्तों को लेकर बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में आता है। बाबूलाल की पत्नी सभी के लिए नाश्ता बनाती है जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छी सुविधा दी है आपने भाई साहब। ऑफिस के ऑफिस पहुंचना भी हो जाता है और साथ में खाना भी हो जाता है। हाँ, सुविधा तो अच्छी है, पर उसके बाद भी हमारी बस में कोई आ नहीं रहा है क्योंकि आपके इस बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। जब पता चलेगा तो लोग जरूर आएंगे। अब आप ही देखो ना, जब आपने मुझे बताया तभी तो मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने इतना बड़ा बोर्ड तो लगाया हुआ है, अब और कैसे बताऊं लोगों को अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में? बोर्ड तो लगा दिया, पर उसे कोई तभी देखेगा ना जब बस के पास आएगा। कुछ ऐसा करो कि बस के पास आए बिना भी लोगों को आपकी बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए, जैसा कि तुम चाहते हो। हाँ, ये सही रहेगा। अब बाबूलाल बहुत सारे पैम्पलेट्स छपवाता है और जगह जगह जाकर उनको बांटने लगता है। वो बस स्टैंड में लाइन में लगे लोगों को भी देता है। इसके अलावा वो घर घर जाकर भी लोगों को ये पैम्पलेट्स बांट देता है, जिससे अब सभी लोगों को उसके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है और उसके बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, जरा आराम से चढ़ो, बस भागेगी नहीं आपको छोड़कर। सभी लोग ठीक से बैठ जाइए। श्यामलाल सभी के टिकट्स काटता है और खाने के ऑर्डर्स लेता है। बाबूलाल की बीवी खाना बनाती है। हम चारों के लिए एक एक आलू पराठा बना दीजिए। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। बहुत सारे लोग ऊपरी मंजिल पर खाना खा रहे हैं और बहुत सारे लोग नीचे बैठकर सफर कर रहे हैं। ये लीजिए मैडम, आपके पराठे और ये हमारे रेस्टोरेंट का टेस्टी अचार। थैंक यू भैया।
जैसे जैसे समय बीतता है, बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगती है। अब सभी लोगों को इस बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सभी लोग इससे सफर करना पसंद करते हैं। और देखते ही देखते बाबूलाल को शहर में सभी लोग जानने लगते हैं और वो बहुत पैसे कमाकर यहाँ पर अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेता है। सुबह का समय था। बिरजू अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी अनीता उससे बोली, अजी सुनते हो, शाम को जब घर आना तो थोड़ा सा राशन भी खरीद कर ले आना। अनीता, तुम्हें पता है कि इस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं है। हाँ, मैं घर की आर्थिक स्थिति जानती हूँ जी, लेकिन चमकी सिर्फ 10 वर्ष की है। वो तो आर्थिक स्थिति का मतलब भी नहीं समझती। कल रात भी मेरी बच्ची भूखी ही सोई थी। ठीक है अनीता, मैं कोशिश करूंगा कि जमींदार से कुछ पैसे एडवांस में ले लूं। शाम के समय बिरजू जमींदार से बोला, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे बिरजू, ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता जब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं होती है? जमींदार साहब, कल से मेरे घर पर खाना नहीं बना। मुझे और मेरी पत्नी को तो भूखे रहने की आदत हो गई है, लेकिन मुझसे अपनी बेटी की भूख नहीं देखी जाती। तुमने मुझसे कुछ समय पहले अपनी पत्नी की बीमारी के लिए कर्ज लिया था। तुम्हारी पत्नी तो ठीक हो गई, लेकिन तुम मुझे वो कर्ज नहीं चुका पाए। लेकिन इसके बदले मैंने अपना खेत भी तो आपको गिरवी रखकर दिया था ना। शायद आप नहीं जानते कि एक किसान का खेत उसके लिए उसका जीवन होता है। बिरजू की बात सुनकर जमींदार क्रोधित होते हुए बोला, एक तो तुम्हारे ऊपर एहसान करूं, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनूं। नहीं, मैं 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। तुमने अपना खेत मुझे गिरवी रख कर दिया, लेकिन उसी खेत में मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारा घर चलता रहे। लेकिन अब बस बहुत हो गया। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारे मुताबिक एक किसान के लिए उसका खेत उसका जीवन होता है। मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। जमींदार की बात सुनकर बिरजू खुश हो गया, मगर उसकी ये खुशी कुछ ही देर में हवा हो गई। गांव के आखिरी छोर पर जो मेरी जमीन पड़ी है ना, आज से वो तुम्हारी। जाओ, जाकर उसमें अनाज उगाओ, फल उगाओ, सब्जियां उगाओ, मगर इस वक्त यहाँ से रफा दफा हो जाओ। ऐसा मत कीजिए, वो जमीन तो बंजर है। और बंजर जमीन पर हल चलाना भी किसान का ही जीवन होता है। बिरजू ने जमींदार के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन जमींदार का दिल नहीं पसीजा। बिरजू चुपचाप अपने घर चला आया और रोते हुए सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, अब तुम ही बताओ अनीता, मैं क्या करूं? कुछ मत कीजिए। जमींदार ने आपको चुनौती दी है। आप उस बंजर जमीन की छाती फाड़कर उसमें जमींदार को अनाज उगा कर दिखा दीजिए, तो उसका भी मुंह बंद हो जाएगा। बिरजू पूरी रात जागता रहा, मगर उसी रात अचानक उस बंजर जमीन पर आसमान से एक छोटा सा स्पेसशिप उतरा। उस स्पेसशिप में 2 एलियन जैसे दिखने वाले, जिसमें एक महिला और एक पुरुष थे, उतर आए। पुरुष एलियन महिला की ओर देखकर बोला, हमारे ग्रह में तो बताया गया था कि पृथ्वी पर बहुत सारी हरियाली है, मगर ये बंजर जमीन तो हमारे ग्रह की याद दिला रही है। पहले हमें यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और हमें इंसानों की भाषा भी बोलने आनी चाहिए। हमें तुरंत गोली को खा लेना चाहिए, नहीं तो हम पृथ्वी पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। महिला एलियन की बात सुनकर पुरुष एलियन ने तुरंत गोली महिला एलियन को पकड़ा दिया और दोनों ने वो गोली निगल ली। गोली निगलते ही वो दोनों गांव के ही एक पुरुष और स्त्री में परिवर्तित हो गए। सुबह होने वाली है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी सी छानबीन करके आता हूँ। इतना बोलकर वो पुरुष एलियन वहाँ से चला गया।
और गांव और इंसानों के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगा। बहुत देर के बाद उस पुरुष को बहुत तेज भूख लगने लगी। पता नहीं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, शायद इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का असर है। इतना बोलकर वो खाने पीने के सामान को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक समोसे की दुकान पर पड़ी। इससे तो बहुत अच्छी महक आ रही है, जरूर ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा और कुछ नया भी दिखता है। पुरुष एलियन सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। ये क्या है? पागल हो गए हो क्या? अरे समोसा है भैया। देखने में तो बहुत ही सुंदर है, खाने में भी स्वादिष्ट ही होगा। अरे भैया खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाकर काम करो, दुकानदारी का टाइम है भैया। हाँ हाँ मुझे खाना है। दुकानदार ने उसे 4 समोसे पकड़ा दिए। 4 समोसे खाकर वो पुरुष एलियन खुश होता हुआ अपने आप से बोला, अरे वाह, मजा आ गया। 4 समोसे और पैक कर दो भैया। दुकानदार से 4 समोसे पैक करवाकर एलियन वहां से जाने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? पैसे कौन देगा? पैसे? कैसे पैसे? ये क्या होते हैं? सीधी तरह से पैसे दे। 4 समोसे खाए हैं और 4 पैक भी कराए हैं। तभी वहां पर गांव का मुखिया आ गया। ये क्या बदतमीजी है? देखिए ना मुखिया जी, ये पूरे 4 समोसे खा गया और 4 समोसे पैक भी कराए हैं और पैसे नहीं दे रहा। मुखिया उस एलियन की ओर बहुत गौर से देखने लगा, जो कि इंसानों की शक्ल में था। अरे भैया, ये इस गांव का तो नहीं लगता। हो सकता है कि इस गरीब के पास पैसे ना हो। क्या नाम है तुम्हारा? अगर मैं इन्हें अपना नाम बताऊंगा, इन्हें तो फिर शक हो जाएगा। मुझे पृथ्वीवासी का ही नाम बताना चाहिए। मेरा नाम रामू है, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। चलो मेरे साथ। मुखिया एलियन को अपने घर ले आया। मगर घर पर बिरजू को देखकर मुखिया अचानक चौंकते हुए बोला, अरे बिरजू, क्या तुम आज खेत पर नहीं गए? बिरजू सारी घटना मुखिया को बताता हुआ बोला, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? जमींदार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है बिरजू। मुझसे क्या चाहते हो? मुखिया जी, मुझे इतनी रकम दे दीजिए ताकि मैं उसमें कुछ बीज खरीद सकूं। मैं उस जमींदार को दिखाना चाहता हूं कि किसान बंजर जमीन की छाती फाड़ कर भी अनाज उगा सकता है। मुखिया तुरंत कुछ पैसे बिरजू को पकड़ाते हुए बोला, और साथ में इस बेचारे रामू को भी ले जाना। ये इस गांव में नया है, इसके पास पैसे नहीं है। एक से भले 2 अच्छे होते हैं। इतना बोलकर मुखिया रामू एलियन से बोला, क्या तुम बिरजू के साथ बिरजू के खेत में काम करोगे? शरीर से तो काफी हट्टे कट्टे नजर आते हो। उस एलियन ने मजबूरी में हाँ में सिर हिला दिया और बिरजू के साथ सीधा बिरजू के घर पर चला गया। मगर घर पर जाकर वो अपनी एलियन पत्नी को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। बिरजू की पत्नी बिरजू से बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको पता है, आज सुबह जब मैं उस बंजर जमीन पर गई थी, तब मुझे वहाँ पर ये बेचारी औरत मिली। इसका नाम विमला है। ये बेचारी भूखी थी तो मैं इसे घर पर ले आई। अरे मैं जब मुखिया जी से पैसे उधार मांगने गया तब मुझे रामू मिला। ये भी इस गांव का नहीं है। आज से ये हमारे साथ खेत में हाथ बटाएगा। एलियन ने बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया कि वो विमला उसकी ही एलियन पत्नी है। अगले दिन बिरजू उस एलियन रामू को अपने बंजर खेत पर ले गया। रामू, इस जमीन को खोदो। ये क्या है? अरे भैया, क्या एलियन हो क्या? अरे ये फावड़ा है, इससे जमीन खोदो। जैसे मैं तुम्हारे सामने खोद रहा हूँ ना, वैसे ही। इतना बोलकर बिरजू बड़ी मेहनत से जमीन खोदने लगा। एलियन रामू भी बिरजू को देखकर जमीन की खुदाई करने लगा। एलियन रामू की दोपहर के बाद हालत खराब हो गई। भैया, हमने तो सुना था कि यहाँ पर बहुत हेवी मशीनरी बन गई है। क्या तुम्हारे पास मशीन नहीं है?
अरे भैया, किसान के लिए सबसे बड़ी मशीन ये फावड़ा ही होती है। उसके बाद बिरजू उस बंजर जमीन पर एलियन रामू के साथ मिलकर कड़ी धूप में हल चलाने लगा। कल हम यहाँ पर दोबारा आएंगे। तुम वाकई बहुत ही मेहनती किसान हो। चलो घर चलकर अब कुछ खाना खाते हैं। बिरजू एलियन रामू को घर पर ले आया। खाना खाकर एलियन रामू खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा है। अरे खाना आज विमला ने बनाया है। मुझे जैसे ही पता चला कि विमला को खाना बनाना नहीं आता, तो आज सारा खाना मैंने उसे बनाना सिखा दिया। बिरजू की पत्नी की बात सुनकर एलियन रामू चौंक पड़ा। अगले दिन वो एलियन रामू बिरजू के साथ फिर से उस बंजर जमीन पर मेहनत से हल चलाने लगा। कुछ दिन बाद और उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में वहाँ पर अनाज की फसल लहलहाने लगी। ये देखकर बिरजू बहुत ज्यादा खुश हुआ और एलियन रामू की ओर देखकर बोला, कैसा लग रहा है तुम्हें? आज मुझे जो खुशी प्राप्त हुई है मैं उसे बता नहीं सकता। चलो घर चलते हैं। एलियन रामू बिरजू के साथ घर चला गया। एलियन रामू और उसकी पत्नी को बिरजू और उसके परिवार के साथ रहते हुए काफी समय हो चुका था। एलियन रामू और उसकी पत्नी भूल चुके थे कि वो इस पृथ्वी के नहीं बल्कि एलियन थे। एक रात एलियन रामू अपनी पत्नी से बोला, हमें अब वापस चलना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इन इंसानों के साथ रहकर मैं तो भूल ही गया कि मैं एक एलियन हूँ और मैं पूरी तरह से एक किसान बनकर रह गया। लेकिन मुझे पृथ्वी पर आकर बहुत कुछ सीखने को भी मिला। पृथ्वीवासी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मेहनती भी। और एक हम हैं। हमने अपने ग्रह को युद्ध की आग में झोंककर अपने ग्रह की जमीन को ही बंजर बना दिया और पृथ्वी पर हमला करने की सोचने लगे। और बेचारे इन पृथ्वीवासियों ने हमें ये सिखाया कि बंजर जमीन पर अनाज कैसे उगाया जाता है, बंजर जमीन को हरा भरा कैसे बनाया जाता है। चलो अब बताने का समय आ गया है कि हम दोनों कौन हैं। उन दोनों एलियन ने बिरजू और उसकी पत्नी को उठा दिया। क्या हुआ रामू? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ। एलियन रामू और उसकी पत्नी उन दोनों पति पत्नी को खेत में ले आए और अचानक रामू और उसकी पत्नी विमला के चेहरे एलियन में परिवर्तित हो गए। डरिए मत, हम दोनों पति पत्नी हैं और एलियन हैं। उस रात हमारी शिप आपकी बंजर जमीन पर ही उतरी थी। वैसे तो हम पृथ्वी पर हमला करने की नीयत से आए थे, लेकिन आपने एक एलियन को किसान बना दिया। अब हम भी अपने ग्रह पर जाकर किसानी करेंगे। आपने हमारी बहुत मदद की है और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। उस एलियन ने इतना कहा ही था कि तभी एक शिप बिरजू और उसकी पत्नी को दिखाई देने लगा। एलियन उस शिप से बहुत सारे हीरे निकाल कर ले आया और रामू के सामने रख दिए। ये हीरे हमारे ग्रह के लिए किसी पत्थर के टुकड़े के समान है, लेकिन आपकी पृथ्वी पर इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। इसके बदले में मैं आपसे किसान की मेहनत का हुनर लिए जा रहा हूँ, जो हीरों से कहीं ज्यादा कीमती है। इतना बोलकर वो एलियन और उसकी पत्नी शिप में बैठ गए और शिप बिजली की रफ्तार से गायब हो गया। कुबेरपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहा करता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रोज सुबह वो दिन की शुरुआत उनका नाम लेकर ही करता था। एक दिन रामू भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद बैठा, तभी उसका बेटा लखन वहाँ आता है। पिताजी, आप ये रोज किनके ध्यान में बैठे रहते हैं? बेटा, ये हमारे इष्ट देव हैं और सब जीवों के नाथ भोलेनाथ हैं। अच्छा, और आप इनका पूजन क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया है लखन तुमने। तो बताइए पिताजी कि इनका नाम क्या है? ये भगवान शंकर हैं। अनेक नाम हैं उनके। कोई उन्हें महादेव कहता है, तो कोई नीलकंठ, तो कोई नटराज। और उनकी भोली मुस्कान और सरल स्वभाव को देख
भक्त उन्हें प्यार से भोलेनाथ कहते हैं। अच्छा, और इनका पूजन क्यों किया जाता है? हर किसी का अपना कारण होता है बेटा। कोई सिर्फ प्रेम में आकर करता है, तो कुछ अपने दुखों को कम करने की गुहार लगाने के लिए करते हैं। जितने लोग उतनी वजह होती है। और आप पिताजी? मैं तो बस इनके कई भक्तों में से एक छोटा सा भक्त हूँ बेटा। इनसे प्रेम और भक्त भगवान का रिश्ता है मेरा। पूजा करके बस इन्हें बताता हूँ कि मेरा इनसे प्रेम कितना है। अच्छा, मैं भी उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। सीता लखन और रामू की बात सुनकर आती है और कहती है, बेटा लखन, अगर तुम्हें ये बताना है तो उनके वाहन नंदी जी के कान में ये बात कहनी होगी। वो क्यों माँ? क्योंकि नंदी जी की बातें भोलेनाथ सबसे पहले सुनते हैं। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर लखन वहाँ से चला जाता है। देखती हो सीता, कैसे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस मेरे प्रभु लखन पर ऐसे ही कृपा रखे। चलिए जी, अब आपको हल भी चलाना है आज खेतों में बैलों के साथ। हाँ, सही कहती हो। तो अब शाम को भेंट होगी दोनों से। जी, भगवान की भक्ति, खेतों में मेहनत करना, 2 वक्त का खाना। रामू के घर में सब इस जीवन से संतुष्ट थे, पर समय का चक्र कभी एक जगह थमता नहीं। 8 वर्ष बीत चुके थे। लखन अब 14 वर्ष का हो गया था और रामू की तबीयत इस वर्ष खराब थी। अब इस वर्ष हम क्या करेंगे? आपकी तबीयत सही नहीं है और हमारे दोनों बैल भी बूढ़े हो चुके हैं। नए बैल खरीद नहीं पाएंगे हम, और आपकी तबीयत भी। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? शांत हो जाओ बेटा, चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करें हम? आप इतनी दिक्कत में हैं, चिंता तो होगी ही ना। आप इतने शांत कैसे हैं पिताजी, वो भी इस विपत्ति के समय में? बेटा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जब भी विपत्ति छाए तब अपने विवेक को मत खोना। अगर विवेक खो दिया तो विपत्ति का हल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस समय क्या किया जाए, आप ही बताइए। इसका उपाय मैं इस अवस्था में तो नहीं कर सकता, और लखन भी अभी छोटा है। अब तो बस प्रार्थना कर सकता हूँ मैं मेरे नाथ से, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। लखन अपने पिता की भक्ति देख भावुक हो जाता है और उसे याद आता है कि बचपन में किस तरह वो नंदी जी के कान में अपने पिता के प्रेम को भगवान को बताने कहता था। लखन वहाँ से सीधे मंदिर चला जाता है। हे भगवान, मैं बचपन से अपने पिता का आपके प्रति प्रेम बताने आता था, पर आज इस कठिन परिस्थिति को संभालने का मार्ग मांगने आया हूँ। कोई रास्ता दिखाएं भगवान। लखन, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आते हो? कुछ नहीं पुजारी जी, बस पिताजी की तबीयत खराब थी ना, तो मैं यहाँ भगवान से मार्ग मांगने आया था। वो भोलेनाथ हैं, भक्तों पर उनकी कृपा रहती है। तुम चिंता मत करो। तुम अगर गुहार ना भी लगाओ तो भी भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हें कोई मार्ग दिखाएं। जी पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। लखन पुजारी जी की बातें सुनकर कुछ शांत हुआ और घर की तरफ निकल पड़ा। तभी उसे रास्ते में एक विभूति लगाया हुआ योगी अपने बैल के साथ खड़े दिखते हैं। बाबा, क्या बात हो गई? कोई परेशानी है क्या? बेटा, परेशानी तो नहीं है, बस मेरे इस मित्र ने जल ग्रहण नहीं किया तो थक गया है इस प्रचंड धूप में। यहाँ आसपास कोई तालाब या नदी होगी? बाबा, यहाँ कोई नदी तो नहीं है, पर यहाँ पास में ही मेरा घर जरूर है। आप वहाँ चलिए, आपका और मित्र का जलपान वहीं हो जाएगा। पर बेटा, तुम परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगा। बाबा, इसमें सोचना कैसा? मेरा घर पास है और आपका मित्र प्यासा है। बस अब आप मेरे साथ चलिए।
बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा। तुम्हारे माता पिता तुम जैसा पुत्र पाकर अति प्रसन्न होंगे। ये तो उन्होंने ही सिखाया है मुझे कि हर जीव भगवान शिव का ही अंश है और इसी वजह से हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अति उत्तम। आओ चलते हैं तुम्हारे निवास पर। जी बाबा। लखन बाबा को अपने घर ले जाता है और उस बैल को बाहर पानी पिलाकर बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहता है। रामू के बीमार होने की वजह से वो अपने कमरे में ही था। सीता बाबा के लिए पानी और मिठाई लाती है। बहुत बढ़िया मिष्ठान है बेटी। धन्यवाद बाबा। बाबा, आप यदि चाहें तो यहीं ठहर जाइए। अब आप इस समय निवास स्थान कहाँ ढूंढेंगे? मैं तो वैरागी हूँ पुत्र। ये आसमान ही मेरी छत है और धरती मेरा घर। तुम मेरी चिंता ना करो। क्या घर में बस तुम दो ही जन रहते हो? नहीं नहीं, लखन के पिता भी हैं। लखन के पिता अभी बीमार हैं। वो कमरे में ही आराम कर रहे हैं। लखन के संस्कार देखकर मुझ में उसके माता पिता से मिलने की इच्छा जाग गई, तो मैं यहाँ चला आया। आइए बाबा, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कौन आया है सीता? कोई संत आए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। रामू जैसे ही बाबा को देखता है, उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं और बाबा के चेहरे पर वही सरल मुस्कान आ जाती है। क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? पता नहीं बेटा, पर ऐसा लगता है कि जिसकी तलाश थी आज तक, वो आज मिल गया हो। अब मैं विदा लेता हूँ। आप सभी ने बहुत सेवा की। आपने आकर घर की शोभा बढ़ा दी बाबा। यदि फिर कभी आना हुआ तो यहाँ अवश्य आइएगा। प्रणाम बाबा। सीता और लखन भी रामू के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह लखन देखता है कि बाबा का बैल वहीं है। माँ, पिताजी, क्या हुआ बेटा? देखिए ना, बाबा अपने मित्र को यहीं भूल गए हैं। पर वो इसे साथ क्यों नहीं ले गए? बाबा इसे भूले तो नहीं होंगे। इसकी देखभाल करते हैं। एक काम करते हैं, हम इसकी देखभाल करते हैं ताकि जब कभी वो वापस आए तो उनका मित्र उन्हें अच्छी सेहत में दिखे। जैसा आप कहें पिताजी। सीता, जब से बाबा यहाँ आकर गए हैं, मेरी सेहत कुछ ठीक लगती है, पर दर्द अब तक है। खेतों का काम तो नहीं कर सकता, पर एक बार अपने 2 बैलों को ले जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगा पिताजी। तो आप दोनों जाकर आइए, मैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ। रामू लखन के साथ खेत में जाता है। दोनों बूढ़े बैल हल चला नहीं पा रहे थे और रामू भी थका लग रहा था। तभी वहाँ बाबा के साथ आया बैल आ जाता है। लखन दौड़ता हुआ रामू के पास आता है। पिताजी, क्या बात है बेटा? देखिए, बाबा का बैल भी यहाँ आ गया। आप इसे हल चलाने क्यों नहीं देते? नहीं बेटा, हम इसे हल चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बाबा इसे हमारे पास छोड़ गए हैं। ये उनकी धरोहर है। तभी वो बैल हल छूता है। अब तो ये भी कह रहा है पिताजी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। जब ये नहीं करना चाहेगा तब हम हल हटा देंगे। ठीक है बेटा। रामू ने लखन के कहे अनुसार बैल पर हल लगा दिया। देखते ही देखते घंटे भर में उसने अकेले ही सारा काम कर दिया। ये देखकर रामू चकित रह गया और लखन बहुत ज्यादा खुश हो गया। माँ, पता है आज क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? नंदी ने सारे खेतों का काम अकेले ही कर दिया, वो भी घंटे भर में। क्या? सच में? हाँ सच। मानो दर्जनों बैलों का बल एक इस अकेले में है और इतना काम करके भी
ये थका नहीं? ये तो स्वयं भोलेनाथ की कृपा लगती है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हाँ माँ, कल ही मैं मार्ग मांगने मंदिर गया था और समस्या का पूरा हल मिल गया। अब इस वर्ष बहुत बढ़िया फसल होगी। अपने हालात बदलते देख रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया और इस वर्ष रामू की फसल सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन थी। रामू को काफी धन प्राप्त हुआ। कुबेरपुर का एक बड़ा जमींदार कुंभ ये सूचना सुनकर रामू के घर आता है। क्या बात है कुंभ, कैसे आना हुआ? कुछ हुआ नहीं, बस सूचना मिली कि तुम्हारी फसल इस गांव में सबसे ज्यादा हुई है, तो बस वही जानने आया था कि अगर कोई तरीका जानते हो तो हमें भी बताओ, पूरा गांव आगे बढ़ेगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आखिर ये हुआ कैसे? वो ऐसे कि हमारे घर भगवान की कृपा से एक बैल आया है। इसमें मानो दर्जनों बैलों की शक्ति हो। बस जब से इसने हल चलाया मेरे खेतों में, तब से फसल बढ़ गई। अच्छा, हाँ कुंभ, रामू ऐसा करो, इस बैल को मुझे दे दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा इसकी। और आखिर मेरे पास जमीन भी तो बड़ी मात्रा में है। कुंभ, मैं तुम्हें इस बैल को बेच नहीं सकता। ये बैल जिन बाबा का है वो इसे लेने जरूर आएंगे और तब तक हम बस इसका ध्यान रख सकते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सारा लाभ खुद रखना चाहते हो? बहाने मत बनाओ। और अगर इसका मालिक कोई और है तो तुम इससे अपने खेतों में क्यों काम करवा रहे थे? आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि ये बैल हमारे पास बाबा की धरोहर है जिसका हमें ध्यान रखना है। और जहां तक रही बात इससे काम करवाने की, तो ये हल उसने खुद चुना है। तो तुम बहाने बनाते रहोगे? मैं चलता हूं, यहां बात करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कुंभ वहां से घर चला जाता है और रात होने पर दो व्यक्तियों के साथ रामू के बैल को छुपकर ले जाने लगता है। तुम दोनों इसे ये नाथ पहनाओ और ले चलो इसे। जैसे ही वो दोनों उसे नाथ पहनाने जाते हैं, वो रस्सी अपने आप छोटी हो जाती है। ये क्या? ऐसा करो, इसे उठाने की कोशिश करो। वो दोनों उसे धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैल तनिक भी नहीं हिलता। मानो पूरी धरती का भार लिए बैठा हो कुंभ जी। मैं तो इसे इस जगह से हिला भी नहीं पाऊंगा। लगता है रामू सही कह रहा था, ये अवश्य कोई दिव्य जानवर है। तभी वो बैल तीनों को मारता है। कुंभ और दोनों चोर चिल्लाकर वहां से भाग जाते हैं। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। रामू का परिवार पुनः सुखी हो गया था। लखन अब युवा आयु में आ चुका था। एक सुबह वो बैल वहां से गायब हो गया। पिताजी, पिताजी! क्या हुआ लखन? हमारा नंदी कहीं चला गया है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। अब हम उन बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? लगता है तुम अब तक समझे नहीं बेटा। बाबा नंदी को हमारे पास छोड़ गए थे और अब जब तुम युवा अवस्था में आ चुके हो तो तुम्हें खुद परिश्रम करना चाहिए। पर पिताजी। बेटा, भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर पूरी नजर रखते हैं और अगर कोई उनका भक्त ना भी हो और पीड़ा में हो तो वो कभी भेद नहीं करते। उस दिन उसके जाने का समय नहीं था तो वो बैल हमारे पास रुका और अब जब उसके विदा लेने का समय आ गया था तो वो जा चुका। रामू और लखन को अपने सिर पर एक स्पर्श महसूस हुआ, मानो ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की जय जयकार करने लगे।